वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बुद्धि लब्धि आईक्यू के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया। तो ये किस वर्ष में किया गया? 1916 में। द फर्स्ट यूज ऑफ आईक्यू टेस्ट वाज इन द ईयर 1916। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960। जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी थी ब्रूनर ने। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो ब्रूनर की बुक है वो कौन सी है। तो नीचे ऑप्शन में अगर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन होगी तो वो किसकी बुक होगी? ब्रूनर की। तो आपने दोनों तरह से क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। हु सेड दिस? तो स्टार्टिंग में टीचिंग और लर्निंग की सबसे पहले किसने कहा कि ये ब्रांच है शिक्षण और अधिगम की? तो इसके बारे में बात की थी स्किनर ने कि क्या ब्रांच है ये? लर्निंग एंड टीचिंग की, और टीचिंग एंड लर्निंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक है वो किसने लिखी हुई है आपकी? तो ये बुक लिखी है आपकी स्किनर ने। ठीक है, द हु रोड प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, तो किसकी बुक है ये? स्किनर की बुक है, BF स्किनर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज अ विजनरी लीडर। तो विजनरी लीडर होता है काल्पनिक नेता जो कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करता है। जो कल्पना करेगा तो बहुत टाइम तक सोचता रहेगा, तो उसकी जो प्लानिंग होगी बहुत लंबे टाइम तक होगी। तो वो कैसा होता है? वन हु हैज़ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है, मध्यम अवधि और लघु अवधि में क्या आ जाएगा? वो काल्पनिक नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा? जैसे जो मतलब एक्चुअल में नेता की तरह जो काम करेगा, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम में ही डिसीजन फाइंड आउट करेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद या ये होगा, मतलब लाइफ एंड के एंड में ऐसा होगा। तो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण के जो नेता होते हैं कैसे होते हैं? काल्पनिक नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इज नॉन एज। तो मेजर एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं? हम ईगो बोलते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप से माना जाता है? रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा होता है? ईगो। तो ईगो ऐसी सिचुएशन होती है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था 3 टाइप की स्टेजेस के बारे में, ईद ईगो और सुपर ईगो। जब उन्होंने ईद ईगो और सुपर ईगो की बात की तो ईगो ऐसी अवस्था कहा उन्होंने कि जो क्या होती है, मेन अवस्था होती है जहाँ पे एक बैलेंस होता है, ना एक का नुकसान होता है ना दूसरे का। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम एक इस तरह से काम करते हैं जहाँ पे बेनिफिशियल होता है। ईद क्या कहता है कि वो गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करता है, और सुपर ईगो में जो डिसीजन लॉज नॉर्म्स होते हैं उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो की बात करते हैं। लेकिन जो ईगो होता है वो क्या होती है? बीच की सिचुएशन या बीच का रास्ता होता है जो बैलेंस करता है लाइफ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है इसका इस शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। रुडोल्फ गोल्कॉय थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो साइकोलॉजी वर्ड था उसका यूज़ किया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कौन है रुडोल्फ गोल्कॉय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो साइके प्लस लोगोस ग्रीक वर्ड है आपका, साइके प्लस लोगोस। तो ये तो जब भी आपकी ट्रेनिंग की फर्स्ट क्लास होती है साइकोलॉजी की तब आपको बता दिया जाता है कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। लेकिन मैंने भी जब क्लास ली थी आपको बताया था कि जो साइकोलॉजी वर्ड है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रुडोल्फ गोल्कॉय ने किया था। उसके बाद आता है वो इज़ द फादर ऑफ कोग्निटिव मूवमेंट। तो संज्ञानात्मक जो आंदोलन है उसके जो जनक थे वो कौन थे? एल्बर्ट बंडूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी। तो बिहेवियरिज्म की बात की थी JB वॉटसन ने। तो साइकोलॉजी को जब स्टार्टिंग में कहा गया था तो इसको स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड नॉन कॉन्शियस बिहेवियर की बात की थी। लेकिन आजकल इसको क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? JB वॉटसन ने दिया था कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे प्रबलन और जो पुनर्बलन है उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सिद्धांत था वो दिया था BF स्किनर ने। नेक्स्ट आता है विच मेथड इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड फॉर पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए जो मेथड है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका
नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? तो अप्रक्षेपी विधि कौन सी है? फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें आता है इंटरव्यू, क्वेश्चनियर और जो शेड्यूल होती है, अनुसूची होती है आपकी। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आती हैं आपकी? प्रोजेक्टिव। ठीक है, तो नहीं है प्रोजेक्टिव मेथड, कौन सा नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन सी है। तो क्वेश्चनियर अगर और इंटरव्यू और शेड्यूल उसमें होगा तो आप क्या करेंगे? इसको आपने टिक करना है। ठीक है, तो इंटरव्यू कौन सा मेथड हो गया? प्रोजेक्टिव, और जो आपका फॉर्मेटिव है वो कौन सा है? नॉन प्रोजेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टू फैक्टर थ्योरी है पर्सनालिटी की वो किसने दी थी? तो हु प्रोपिगेटेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? तो वो दी थी स्पीयरमैन ने। व्यक्तित्व के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? स्पीयरमैन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो किसने दी है? ये स्पीयरमैन ने, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसग्राफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी विच अफेक्ट पर्सन्स? तो वो क्या है? डिसग्राफिया। ग्राफ की बात ये करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो किससे रिलेटेड आ जाता है? राइटिंग एबिलिटी से। तो डिसग्राफिया क्या है? आपकी राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर? तो बिहेवियर की स्टडी के लिए जो सबसे पुराना मेथड था वो था इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो अंतर्दर्शन विधि को सबसे ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है। तो आपने याद रखना है कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, मतलब अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय? तो किसने दी? ये चार्ल्स जूड ने दी, जिनको सीएन जूड भी कहा जाता है। चार्ल्स जूड ने थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन की बात की थी। नेक्स्ट है, हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग? तो ये किसने कहा था? तो ये बात की थी जीन पियाजे ने। हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग? ठीक है, बुद्धि अपने आसपास की समायोजन की योग्यता है, तो उस कहा था जीन पियाजे ने। तो जो जीन पियाजे हो, चाहे सिगमंड फ्रॉइड हो, चाहे टर्मन हो, ठीक है, चाहे पर्सनैलिटी हो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं। तो ये वाले टॉपिक्स को आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट? इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है? तो कौन सा आता नहीं आता है? तो आकलन में स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है, मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है, लेकिन लर्निंग स्टाइल को अधिगम के असेसमेंट में हम नहीं लेंगे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? लर्निंग स्टाइल को छोड़ के सारे क्या हैं इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निग्लेक्टेड? तो वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया है? तो ये है आपका बायोलॉजिकल। तो उन्होंने सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक की बात की थी, लेकिन उन्होंने बायोलॉजिकल को नहीं लिया था। तो वाइगोस्की की जो थ्योरी है तो उन्होंने निग्लेक्ट किया था आपके बायोलॉजिकल। उसके बाद आता है, द हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन नीड? जो अति सक्रिय बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो उनको आवश्यकता होती है स्पेशल अटेंशन इन द क्लासरूम, कि क्लास में विशेष ध्यान देने की उनको आवश्यकता होती है। क्योंकि अलग से क्लासरूम के लिए हम बात कभी भी नहीं करते, विशेष शिक्षक की भी हम बात नहीं करते। बहुत ही वहाँ पे क्रिटिकल सरकमस्टांसिस हो कि बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे। बच्चा जब साथ में बैठता है तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ क्या है वहाँ सीख जाता है, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, तो क्लास में विशेष ध्यान की क्या होती है? हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को ज़रूरत होती है। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है? तो वो होता है आपकी चाइल्डहुड एज में। जब आपको स्टेजेस मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है बच्चे की बहुत जल्दी हो जाती है। डेवलपमेंट उसका लाइफ टाइम, लाइफ के एंड तक रहता है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो कुछ ही टाइम तक होती है। मतलब जब वो एडोलेसेंस में पहुंचता है तो उसके बाद उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, जितनी स्पीड से, लेकिन स्टार्टिंग में जो उसकी ग्रोथ होती है वो बहुत स्पीडली होती है। तो इसमें बात की है शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत जो विकास होता है वो किस में होता है? चाइल्डहुड में। तो आपने ये याद रखना है।
Which is the age in which a child laughs less and smiles more? That is he has learned to control his emotions. बालक की इस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है, जिसका अर्थ है वो अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो जब वो एडोलेसेंस में पहुंचने की एज में होता है तो वो ये चीज़ें सीख जाता है। तो ये एज आती है उसकी लेटर चाइल्डहुड। तो टीन एज से पहले ही वो ये चीज़ें सीख जाता है, तो वो क्या आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड में। तो आपने याद रखना है, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है एडोलेसेंस करें या लेटर चाइल्डहुड। तो मेन जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है आपका लेटर चाइल्डहुड, जिसमें वो अपने संवेगों को कंट्रोल करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका विलियम स्टर्न ने। और मैंने बात की कि फर्स्ट टाइम जो साइकोलॉजी वर्ड था उसका किसने यूज़ किया था? तो वो किया था रुडोल्फ गोल्कॉय ने। लेकिन बुद्धि लब्धि जो शब्द था उसको सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम स्टर्न ने। और विलियम स्टर्न ने जो बुद्धि लब्धि के लिए फिर फॉर्मूला दिया था बाद में, वो कितना था? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में लचीलेपन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम बेनिफिट्स टू विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स? तो ये कौन से होते हैं आपके जो अनडिजर्व्ड जो चाइल्ड होते हैं वो होते हैं अयोग्य बालकों को। तो जो मदरसा और मकतब में होते हैं वो तो अलग ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए हम बात नहीं करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की कि उनके लिए अलग फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, बैकवर्ड के लिए भी बात नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे बालक जो अयोग्य हैं उनमें इतनी योग्यता नहीं है कि हर चीज़ को वो सीख सके। तो पाठ्यक्रम में लचीलेपन का जो प्रत्यय है वो किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है? अयोग्य बालकों को, अनडिजर्व्ड चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू। तो इंटेलिजेंस एबिलिटी होती है टू लर्न टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडियाज। तो आपने ये पढ़ा भी होगा, इंटेलिजेंस लर्न करने की एबिलिटी भी होती है, एडजस्ट की भी होती है और थिंक की भी होती है। तो टू लर्न टू एडजस्ट टू थिंक ऑल, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन प्रेजेंट इन मैन। तो ये किसने कहा था? विवेकानंदा ने। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और जब आप बुलेटिन बोर्ड पे कॉलेज में आके लिखते हो, नोटिस बोर्ड पे लिखते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ये जो कोडिंग है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। कोड्स ये शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का क्या है? प्रकटीकरण है। तो ये किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो ये किसने दिया? हल ने दिया। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय हल। तो आपने ये क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग। तो हु सेड दिस? तो ये कहा था जीन पियाजे ने। तो बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, किसने कहा? जीन पियाजे ने। तो बहुत सारे क्वेश्चन जीन पियाजे पे ज़रूर आते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, और प्रीवियस ईयर्स ज़रूर आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन से थे? कौन से हैं? विलियम जेम्स। ठीक है, तो विलियम जेम्स आपने याद रखना है नाम, मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, तो हमने साइकोलॉजी वर्ड की बात की, रुडोल्फ गोल्कॉय ने दिया। हमने साइकोलॉजी वर्ड के बनने की बात की कि ये किससे मिलकर बना है? तो साइके प्लस लोगो से मिलकर बना है। अब बात करें मॉडर्न साइकोलॉजी की, तो ये किसने दी थी? विलियम जेम्स ने दी थी। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वाज डेवलप्ड। तो ये थ्योरी डेवलप हुई थी। इनमें इसका आंसर कोई भी नहीं है। तो ये कब हुई थी? 1910 में हुई थी, और ये किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर 2018 का है ये क्वेश्चन पेपर। तो उसके हमने 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी पार्ट के डिस्कस किए। तो आप इनको स्टडी कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार बोलती हूँ साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको टेट में, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाते हैं। तो आप इस पे स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखिए और अपना टेट दीजिए। और ऑल दी बेस्ट फॉर योर टेट एग्जाम।